नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024। मैं हूं आपके साथ परवीन। लोकसभा चुनाव 2024 में दक्षिण भारत कई मायनों में काफी खास होने वाला है, क्योंकि दक्षिण में पीएम मोदी की यात्राओं ने इसे सुर्खियों में ला दिया है। बात अगर आंध्र प्रदेश की करें तो यहां से 25 लोकसभा की सीटें आती हैं। लिहाजा इस बार जगन मोहन रेड्डी को टक्कर देने के लिए 6 साल बाद एक बार फिर बीजेपी ने टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के साथ हाथ मिलाया है। नए राजनीतिक समीकरणों के बाद अब बीजेपी 6 सीट, तेलुगु देशम पार्टी 17 और पवन कल्याण की जनसेना 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी 7 कराए जा रहे हैं, यानी राज्य में 7 चरणों में विधानसभा के लिए भी वोट डाले जाएंगे। राज्य की 25 लोकसभा सीटों पर एक साथ 13 मई को वोटिंग होगी। और बात 2019 चुनाव नतीजों की करें तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 22 सीटें जीती थी, जबकि टीडीपी के खाते में 3 सीटें आई थी। कांग्रेस 0 और बीजेपी भी 0। टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेना साथ आने से क्या बदल गए हैं आंध्र प्रदेश के चुनावी समीकरण? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से यहाँ पर टीडीपी और बीजेपी और पवन कल्याण तीनों एक साथ, क्या आंध्र प्रदेश में इस बार समीकरण बदलेंगे? देखिए, आंध्र प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि जब गठबंधन की बातचीत चल रही थी, पूरे देश में इंडी गठबंधन अलग अलग भाजपा विरोधी पार्टियों के साथ गठबंधन बना रहे थे, तो आंध्र प्रदेश से कोई भी पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं। वहां के मुख्यमंत्री, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। चंद्रबाबू नायडू, जो वहां के विपक्ष के लीडर हैं, वो भी मिलते हैं। दोनों इच्छुक थे भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के लिए। इसका मतलब क्या है? ये जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पिछले लोकसभा में 0 सीट और 2% के आसपास वोट भी आया था, नॉन एग्जिस्टेंट थी पार्टी। तो पिछले 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि सारे लोग उनके साथ हाथ मिलाने के लिए आ रहे हैं? पार्टी बड़ी नहीं है, लेकिन साथ में किसी के साथ जुट जाए तो एक बड़ा फोर्स बन सकता है। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। गठबंधन चंद्रबाबू नायडू के साथ हुआ, गठबंधन पवन कल्याण के साथ हुआ भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि जो वाईएसआरसीपी जगन रेड्डी के जो लोग हैं, वो ये बता रहे कि भाई प्रधानमंत्री से काफी अच्छे रिश्ते हैं जगन रेड्डी के, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बड़ा मानते हैं उनको। और ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ही है कि भाई साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन रिश्ते खराब नहीं है। अब ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें। ग्राउंड में क्या सिचुएशन है? पिछले चुनाव में देखिए, साउथ इंडिया में एक ट्रेडिशन है, इधर उधर अलट पलट करते हैं लोग। अब पिछली बार 25 में से 22 सीटें वाईएसआरसीपी जीत गई। वोट्स लेकर के आए 49.5%, 49.58% वोट जो है वो वाईएसआरसीपी लेकर के आती है। लेकिन 3 सीट जीतने वाली ये टीडीपी, ये भी 41% लेकर के आई। पवन कल्याण की पार्टी वो अलग लड़ी, 6% वोट उसको भी मिला। अब इतना एंटी इनकम्बेंसी भी है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत भी हुई है। अभी जो आकलन है वो भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले बार पवन कल्याण की पार्टी को 6-7% वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी उससे बेहतर स्थिति में, ये समझ लीजिए 7-8% वोट। तो एंटी इनकम्बेंसी भी काम करेगा। नायडू साहब, पवन कल्याण, सारे लोग मिला लें तो वोट परसेंटेज जो है वो क्रॉस करके जा सकता है। 50+ तो जाएगा ही जाएगा, 55% भी वोट एनडीए में आ सकता है। अब उसको सीटों में अगर आप कन्वर्ट करें तो जो रिजल्ट पिछली बार चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आया, वो रिजल्ट इस बार एनडीए के पक्ष में आ सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य होने जा रहा है, अगर प्रधानमंत्री मोदी की माने कि वो 400 पार का जो क्लेम कर रहे थे, उसमें आंध्र प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है।
राजीव जी, आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन जो है वो मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तरफ यहाँ पर कहें कि वाईएसआर कांग्रेस है, फिर कांग्रेस भी है और एनडीए। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो कितना नुकसान पहुंचा सकती है इस त्रिकोणीय मुकाबले में? देखिए, मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है, द्विपक्षीय है। ये त्रिकोणीय बनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन मुकाबला पूरी तरीके से दो पक्षों के बीच है। वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी एक तरफ है और दूसरी तरफ एनडीए है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू सामने से दिखाई पड़ रहे हैं और उनको पीएम मोदी के कंधे की जरूरत पड़ी अचानक से। जबकि अमित शाह ने बार बार कहा कि भाई चंद्रबाबू नायडू, ये सरेआम मंच पर खुलेआम उन्होंने बोला था कि जो जो लोग हमारे साथ थे और छोड़कर गए थे वो अब हमारे साथ आ रहे हैं। नेगोशिएशन केवल उनके कहने पर नहीं होगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू सोच रहे थे कि 3-4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी जाए, इससे ज्यादा लोकसभा में सीटें नहीं दी जा सकती। लेकिन 2 बार की मुलाकात के बाद अमित शाह टस से मस नहीं हुए कि देखो, तुम्हें पीएम मोदी की जरूरत है, मोदी लहर वहां पर है। और जो वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी बार बार पीएम से मिलते हैं, मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं, जितने भी विधेयक लोकसभा राज्यसभा में लाए गए मोदी सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन सब में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया, पीएम मोदी का सपोर्ट किया। उसी तरीके से जैसे कि ओडिशा में होता है कि वहां पर भी बीजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी यानी पीएम मोदी के साथ साथ दिखाई पड़ी। हर जगह पर वो न तो एनडीए में पूरी तरह से शामिल है और न ही इंडी अलायंस का हिस्सा बन के रही है। इसलिए जगन मोहन रेड्डी जानते हैं कि कांग्रेस को खत्म करने में उन्हीं की भूमिका है। उनके पिता वहां के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, और उनकी मौत के बाद इनको दरकिनार कर दिया गया जगन मोहन रेड्डी को। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई वाईएसआरसीपी, और उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस की जड़ें खोद कर खत्म कर दी। अब कांग्रेस वहां मुकाबला में है ही नहीं। इसलिए यह मजबूरी समझिए कांग्रेस की कि अब वाईएसआरसीपी जो पार्टी बनी है, जिसके एक धड़ा को तेलंगाना में ये जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला वो वहां लीड कर रही थी, वहां से खींचकर कांग्रेस ने उनको आंध्र प्रदेश में बिठा दिया कि अब भाई बहन के बीच मुकाबला हो। मतलब ये जो पुरानी बातें हैं राजशेखर रेड्डी के विरासत को लेकर, राजशेखर रेड्डी किनके पिता, किनके उनके विरासत को कौन संभालेगा, कांग्रेस में वाईएस शर्मिला या फिर वाईएसआरसीपी में जगन मोहन रेड्डी। इस बात के लिए कांग्रेस ने शर्मिला को आंध्र प्रदेश लाया है, लेकिन उसका प्रभाव क्या दिख रहा है? कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा। वहां कांग्रेस शून्य पर आउट होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जरूरत चंद्रबाबू नायडू को है, और इसलिए बार बार वो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। उन्होंने देख लिया कि आंध्र प्रदेश में इन्होंने जो नेगोशिएशन किया था पीएम मोदी के साथ, इन्होंने सोचा था कि जैसे जगन मोहन रेड्डी बढ़ रहे हैं, हम एक स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिलवाने की मांग करते हैं, और उससे केंद्र सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ उनके आर पार की लड़ाई हो गई। वो गठबंधन से बाहर चले गए और उसके बाद कुछ दिन तक बड़ा हंगामा किया इंडी अलायंस के अभी जो पार्टनर हैं उनके साथ यूपीए में मिलजुल कर। लेकिन थक हार कर उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के बिना यहां न हम सीएम बन सकते हैं और न लोकसभा में जीत हासिल कर सकते हैं। तो एनडीए को लेकर जिस तरीके की संभावनाएं यहां दिखाई पड़ रही है, उसमें लग रहा है कि 21 से 22 सीटें तो इस बार एनडीए को मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू के प्रति सहानुभूति भी बढ़ गई है, क्योंकि ये जो जगन मोहन रेड्डी हैं, इन्होंने भी थोड़े बदले की कार्रवाई की, उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा, वो बेल पर बाहर आए हुए हैं। तो ये सहानुभूति पीएम मोदी की लहर 21 से 22 सीटें एनडीए को दिलवाएगी। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी कमाल कर सकती है, यानी एनडीए। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी यहाँ पर संस्कृति, राष्ट्रवाद और यहाँ पर हिंदुत्व, साथ ही साथ विकास का एजेंडा जो है उसको लेकर जो मंच से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, वहां पे एक प्रॉब्लम है आंध्र प्रदेश के अंदर, जो वहां के एक समाज के अंदर वो एक
एक उसको कह सकते हैं कि बहुत एक कांटे की तरह चुभ रहा है, और वो है कन्वर्जन का मामला। जी। कन्वर्जन आंध्र प्रदेश में बहुत ही तेजी से पिछले 10 सालों में हुआ है, और इसके लिए जो वहाँ पे लोग बताते हैं कि YSR रेड्डी जिस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मिशनरीज को वहाँ पे पैर पसारने का मौका दिया। तो एक जब समाज किसी चीज़ को लेकर के चिंतित होना शुरू होता है और एक माहौल बनता है कि नहीं, हमको अपनी संस्कृति भी बचानी है, लैंग्वेज भी बचाना है, धर्म भी बचाना है, तो ऐसे में जब आपको उस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे उन तरह के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है, मुद्दों को लेकर के जाती है, ठीक वैसे ही जैसे तमिलनाडु में, जैसे केरल के अंदर में हम लोगों ने बताया था किस तरह से हिंदुत्व का परचम लहराया जा रहा है। बस दिक्कत यह है कि जिस तरह से अन्नामलाई चेन्नई में मिल गए, उस तरह के लीडर अभी आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास वैसा चेहरा नहीं है। लेकिन जिस दिन उस तरह का चेहरा मिला, आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन जब नहीं है तो ऐसे में आप ये देखिए क्या हुआ है। ये अगर जो नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स से वाकिफ हैं, नीतीश बाबू फोटोकॉपी हैं किसके? नायडू साहब के। वैसे ही उनको भी प्रधानमंत्री बनने का शौक चढ़ा था, वैसे ही जो है वो मोदी के खिलाफ जो है पूरे देश में गठबंधन बनाने निकले थे, लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ? वापस आना पड़ा। रीजन, आप जनता की भावनाओं के खिलाफ जाकर राजनीति करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। जो गलती राहुल गांधी कर रहे हैं, जो गलती नीतीश कुमार कर रहे थे, जो गलती चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे, तो दो लोग तो उनको समझ में आ गया कि हवा का रुख जो है वो अलग है। ये चुनाव इसलिए भी अलग है क्योंकि हमने एक फैक्टर को डिस्कस करना ही छोड़ दिया है, लेकिन आम जनता के बीच ये बहुत बड़ा सवाल है, और वो है कोविड के दौरान जिस तरीके से पूरे देश में मैनेजमेंट रहा, मोदी सरकार ने जिस तरीके से कोविड के सिचुएशन में लोगों के घरों तक मदद पहुंचाने में वो कामयाब रही, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो विचारधारा, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करती है, आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ खड़े होते हैं, माहौल बनता है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी अपनी विचारधारा को पीछे पीछे लेकर के आती है। तो ये जो प्रोसेस तमिलनाडु में शुरू हुआ, वो प्रोसेस आंध्र प्रदेश में भी चल रहा है, ये प्रोसेस तेलंगाना में भी चल रहा है, ये प्रोसेस कर्नाटक में बहुत ही ज़्यादा इस बार तो बड़ा रूप लेकर के सामने आ रहा है। तो ये जो हिंदुत्व, विकास, प्रधानमंत्री मोदी, ये जो 3 अलग अलग हथियार है, ये एनडीए को 400 पार लेकर के जाएगा। अब कितना क्या होगा नहीं होगा ये मुश्किल है, लेकिन जो राजीव कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो आकलन ये मिनिमम है। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जैसे राजस्थान है, जैसे गुजरात है, जैसे मध्य प्रदेश है, क्लीन स्वीप की कहानी होती है, तो आंध्र प्रदेश उसके लिए भी तैयार है। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जगनमोहन रेड्डी, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी साथ में हो रहे हैं, तो क्या यहाँ पर चुनौती, क्योंकि एनडीए मजबूत है, 3 एक साथ दल आ गए हैं, बीजेपी भी है और यहाँ पर टीडीपी भी साथ में आ गई है, जनसेना साथ में आ गई है, तो क्या यहाँ पर जगनमोहन रेड्डी की चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? क्या वो अपना सीएम जो सत्ता है विधानसभा वाली वो बचा पाएंगे या नहीं? देखिए, विधानसभा का चुनाव अलग है, लोकसभा का चुनाव अलग है। एक साथ होने से मुद्दे एक नहीं हो जाते, मुद्दे अलग अलग हैं, और ऐसा लगता नहीं है कि पूरी तरह से कह सकते हैं कि जगनमोहन रेड्डी ने अपना आधार पूरी तरह से खत्म कर दिया है और मुख्यमंत्री के तौर पर वो बहुत कमजोर साबित हुए हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव में यह नहीं कहा जा सकता कि जगनमोहन रेड्डी पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव अलग मुद्दे पर लड़े जा रहे हैं। हालांकि एक फैक्टर वहां पर है, और वो फैक्टर है हिंदुत्व की। वहां पर जो क्रिप्टो क्रिश्चियन पैदा हो गए हैं और जो चर्चों की भूमिका बढ़ रही है, चर्च बढ़ रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीनों में
कई ऐसी रैलियां निकाली जो अलग अलग मंदिरों को दिखाया कि यहां मंदिर था, मंदिर तोड़कर चर्च बना दिया गया। जगन मोहन रेड्डी की भी उसमें भूमिका बताई गई कि वहां पर जो क्रिश्चियनिटी फैला है, एक परिवार के अंदर हिंदू परिवार है, उसमें दो लोगों को क्रिश्चियन बना दिया गया। दीवार पर ईसा मसीह की फोटो, तस्वीरें लगा के रखे हैं और वो जाकर चर्च में वहां पर अपने धर्म परिवर्तन कैसे कर लेते हैं वो उनके परिवार वालों को भी पता नहीं चलता। तो यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन चूंकि वहां पर सीधे मुकाबला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, तो इसीलिए चंद्रबाबू नायडू वो मजबूत आधार हिंदुत्व को लेकर नहीं दे सकते। तो वहां के लोग सीएम के तौर पर जो तुलना करते हैं उसमें नायडू वर्सेस जगन मोहन रेड्डी होता है, लेकिन लोकसभा की बात जब होती है तो यह बड़ा आधार होता है जिसमें पीएम के तौर पर मोदी दिखते हैं। तो इसलिए लोकसभा चुनाव का तरीका अलग है, विधानसभा का अलग है, परिणाम भी अलग अलग ही होगा। इसलिए लोकसभा चुनाव में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो एनडीए है, जैसा आपने पहले कहा भारतीय जनता पार्टी ने उनसे गठबंधन किया है, वो लोग गठबंधन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास आए थे और इस गठबंधन को बेहतर फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एनडीए मजबूत दिखाई दे रहा है और इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आंध्र प्रदेश में जिस तरह से यहाँ पर कहें कि जो हवा का रुख है वो फिलहाल एनडीए के फेवर में जाता दिखाई दे रहा है और केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए अपनी तैयारियों को पूरा कर चुकी है। तो विपक्षी दल भी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, ये जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।